Hello everyone, welcome to the Competition Cruise, a one-stop solution for all competitive examinations. मेरा नाम है सौरभ और आज के एडिटोरियल सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस सेशन में प्रतिदिन देश के सबसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर द हिंदू के एडिटोरियल्स करवाता हूँ। हम मिलकर के इसे बेहतर ढंग से एनालाइज करके इंग्लिश के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स की बेहतर समझ डेवलप करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। कृपया अंत तक बने रहें, अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमारी पहुंच दूर तक बने और सभी इससे लाभान्वित हों। हमारे चैनल का मोटो है बिलीव इन प्रोसेस। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बिलीव कीजिए और आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उन्होंने कहा है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अपनी ज़िंदगी में कुछ रिस्क लीजिए, खतरे उठाइए, कुछ उन स्टेप्स पर आगे बढ़िए जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। अगर आप जीतेंगे तो आप लीड कर सकती हैं दुनिया को, अगर आप हारेंगे तो आप गाइड जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन। क्लोज्ड एन इंसुला ऑन पोर्तुगाल्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस रिजल्ट। पुर्तगाल यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है जिसमें हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं। उसके रिजल्ट के ऊपर ही आधारित यह एडिटोरियल है। पोर्तुगाल इज़ नॉट इम्यून टू द राइज ऑफ फार राइट इन यूरोप। पुर्तगाल अब इम्यून नहीं है, अब बचा हुआ नहीं है। इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी, जो हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं, प्रतिरोधकता। यानी पुर्तगाल अब बचा नहीं रह पाया है यूरोप में फार राइट यानी दक्षिणपंथी विचारधारा के राइज से। पुर्तगाल में भी अब दक्षिणपंथी विचारधारा राइज कर रही है। अब दक्षिणपंथ होता क्या है, राइट विंग होता क्या है, फार राइट का मतलब क्या है, ये समझिए। राजनीति के दो विचारधाराएं काफ़ी चर्चे में रहती हैं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ्ट विंग का मतलब होता है वह विचारधारा जो वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान सिस्टम में, वर्तमान परिस्थिति को बदलना चाहती है, चाहे वो हथियारों के बल पे हो या शांतिपूर्ण तरीके से, वो क्रांति चाहती है। और राइट विंग का सोच यह है कि वह वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान देश की व्यवस्था को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है या बढ़ा चढ़ाकर विश्वास करती है। इसे कहते हैं राइट विंग। लेफ्ट विंग और राइट विंग का उदय फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ था, जो कि 1796 में शुरू हुआ था। राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में ज़्यादा जानकारी मैं बाद में कभी आप सभी के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इतना आपके लिए जानना काफ़ी है। राइट विंग का उदय पिछले कुछ समय में, लगभग 8-10 सालों में पूरे दुनिया में देखा गया है। जैसे भारत में भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इज़राइल में, स्पेन में, इटली में, इसके साथ ही जर्मनी में, इन सभी बड़े देशों में काफ़ी तेज़ी से फार राइट या राइट विंग वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने विजय हासिल की है। अब पुर्तगाल भी उससे अछूता नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल एवर सिंस इट्स ट्रांजिशन into a multi-party democracy in the 1970s has been seen as one of the Europe's most stable liberal democracies. पुर्तगाल जब से ये ट्रांजिशन हुआ है, जब से ये बदला है, जब से इसने ट्रांजिशन देखा है, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव देखा है, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के तौर पे। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी दो तरह की होती हैं। आप अमेरिका के डेमोक्रेसी में देखते हैं कि वहाँ दो पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। ऐसा कई देशों में होता है जहाँ पे बस दो पार्टीज़ होती हैं, उन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में लड़ाई होती है या मतलब इलेक्शंस होते हैं। किंतु कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि हमारा देश भारत, तो वहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, कोई भी पार्टी बना सकता है, मैं आप कोई भी। तो ऐसा ही पुर्तगाल 1970s में बना एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तब से लेकर के अब तक हैज़ बीन सीन एज वन ऑफ द यूरोप्स मोस्ट स्टेबल लिबरल डेमोक्रेसीज। तब से ऐसा देखा गया है कि पुर्तगाल यूरोप का सबसे स्टेबल लिबरल डेमोक्रेसी बना हुआ है। ठीक है, ज़रा सा समझ लेते हैं कि ये पुर्तगाल है कहाँ। क्योंकि
पुर्तगाल के बारे में जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और नज़रिए से जानते हैं कि भारत पर सबसे लंबे समय तक किसने राज किया है? किस विदेशी शक्ति ने? पोर्तुगीज़ ने। उन्होंने लगभग 450 साल तक हमारे देश पे राज किया। हमारे देश में सबसे पहले वो आए थे 1498 में। हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल का ही था। उन्होंने भारत की रास्ते की, समुद्री रास्ते की खोज की और वो भारत पहुँचे। भारत में बिजनेस की शुरुआत उन लोगों ने 15वीं सदी में कर दी थी और काफ़ी लंबे टाइम तक वो भारत में एक प्रमुख शक्ति के तौर पे राज करते रहे। मुगलों के पतन के बाद जब अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता अपने हाथ में ली, तब जाकर के पुर्तगीज़ धीरे धीरे संकुचित होते गए, अपने अधिकार उनके कम होते गए। किंतु याद रखिएगा कि हम 1947 में 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे, लेकिन पुर्तगीज़ ने हमारे दमन दीव, गोवा जैसे कुछ जगहों पे 1961 तक कब्जा किया हुआ था। 1961 में हम पुर्तगीज़ से आज़ाद हुए थे, हमारे कुछ जगह जैसे कि गोवा। तो ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी है, आप सभी इससे याद रखिएगा। चलिए तो देखते हैं कि पुर्तगाल है कहाँ। ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है यूरोप का मानचित्र। यूरोप, आप सभी यूरोप से परिचित होंगे, दुनिया का महत्वपूर्ण महाद्वीप है। ये देखिए, ये इंग्लैंड है, आप सभी इंग्लैंड से तो परिचित ही होंगे। ये फ्रांस है, जहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट हुआ करता था। ये इटली है, ये जर्मनी है, जहाँ हिटलर ने जन्म लिया था। ये स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न, आप देख सक रहे होंगे। स्विट्ज़रलैंड जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय के लिए प्रसिद्ध है। ये पोलैंड है, जिसकी राजधानी वार्साय है। वही वार्साय जहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वार्साय की संधि हुई थी। चलिए हम लोग वापस चलते हैं केंद्र बिंदु पे, यानी कि पुर्तगाल पे। पुर्तगाल एक समुद्र के किनारे स्थित एक कोस्टल कंट्री है। ये है पुर्तगाल, जिसकी राजधानी है लिस्बन। ठीक है, यह दो तरफ से स्पेन से और दो तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यह दो तरफ से स्पेन से और दो तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। और लिस्बन में इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। तो आप समझ गए होंगे कि पुर्तगाल कहाँ स्थित है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। चलिए एडिटोरियल पे वापस चलते हैं। But Sunday's parliamentary elections result suggest that the country cannot remain an island when far-right populist parties are on the rise elsewhere in Europe. हमने ऊपर पढ़ा था कि ये लंबे समय से ये लोग जो पुर्तगीज़ थे वो एक बहुत ही खुशहाल डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनी हुई थी। लेकिन संडे को जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट आए वहाँ पे उसने ये सजेस्ट किया, उसने ये बताया, वो ये दिखा रहा है कि द कंट्री कैन नॉट रिमेन एन आइलैंड। कंट्री अब वैसा नहीं रह सकेगा। ठीक है, आइलैंड होने का मतलब हुआ कि वह एक जो अकेला किनारे पे पड़ा हुआ था पूरे यूरोप में। जब फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइज हो रहा था तो पुर्तगाल एक बचा हुआ देश था, एक बची हुई कंट्री थी। अब वो नहीं बचा रहेगा जब फार राइट पॉपुलिस्ट पार्टीज़ ऑन द राइज हैं, यानी बढ़ रही हैं काफ़ी तेज़ी से हर जगह, एल्सवेयर यानी यूरोप के बाकी जगहों पे बढ़ रही हैं। तब when 99% of the ballots were counted, the center-right Social Democratic Party and the Socialist Party won 29% each, with the former taking a narrow lead of 2,058 votes. Okay, जबकि 99% जो बैलेट्स थे, जो मतपत्र थे, उनकी काउंटिंग हो चुकी थी। सेंटर राइट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ठीक है, और सोशलिस्ट पार्टी, दो अलग अलग पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने 29 ईच जीता था, 29% वोट्स शेयर किया था अब तक। जबकि फॉर्मर यानी सेंटर, फॉर्मर का मतलब पहले का, यानी सेंटर राइट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उन्होंने नैरो लीड लिया था, थोड़ी बढ़त हासिल की हुई थी। नैरो मतलब बहुत हल्की सी लीड ली हुई थी 2058 वोटों की।
चलिए आगे बढ़ते हैं। When the Social Democrats were expected to do well, the surprise was the rapid rise of the far-right Chega party, which ran a campaign promising to clean up Portugal, clamp down on immigration, and implement measures such as chemical construction for same-sex offenders. जबकि सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छा करेंगे, सर मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा करेंगे ही, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। द सरप्राइज वॉज द रैपिड राइज ऑफ द फार राइट चेगा पार्टी। लेकिन सरप्राइज ये था कि फार राइट विंग के जो चेगा पार्टी है, चेगा नाम की वहाँ की वो पार्टी है, उन्होंने एक ज़बरदस्त राइज दिखाया है इलेक्शन के रिजल्ट में। जिन्होंने की कैंपेन चलाया था ये प्रॉमिस करते हुए कि वो पोर्टुगाल को क्लीन अप करेंगी, पोर्टुगाल को साफ़ करेंगी। कहाँ से साफ़ करेंगी? क्लैम्प डाउन ऑन द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है अप्रवास। जो प्रवासी लोग होते हैं, जैसे कि भारत में अवैध रूप से, अभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि म्यांमार से बहुत सारे लोग आना घुसपैठ कर रहे थे। अवैध रूप से जब किसी देश में लोग आश्रय मांगते हैं तो उन्हें इमिग्रेशन कहते हैं। और यूरोप में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ समय पहले जर्मनी में भी ये बहुत बड़ा इलेक्शन का केंद्र बना था, इलेक्शन के कैंपेन का, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं, यमन में, सीरिया में, जिम्बाब्वे में। तो इन देशों से लोग भाग करके जाना चाहते हैं यूरोप में बेहतर भविष्य की तलाश में। तो पोर्तुगाल को इससे बचाना चाहता है ये चेगा पार्टी। और साथ ही साथ वो इम्प्लीमेंट करेगा मेजर्स, ऐसे स्टेप लेगा कि वो केमिकल कैस्ट्रेशन करेगा सेम सेक्स ऑफेंडर्स को, जो ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट ऑफेंड करेंगे, अपराध करेंगे, उनको केमिकली कैस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ऐसा चेगा पार्टी का वादा था। चेगा मीनिंग इनफ, चेगा का शाब्दिक अर्थ इनफ होता है, ठीक है। which was founded in 2019, had won 7% vote in 2022 elections, announcing its arrival as a force to reckon with। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरती से इस लाइन में इंग्लिश को लिखा गया है। चेगा जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 2019 में, ओके, उन्होंने 7% वोट हासिल किया था 2022 में, ठीक है, 2022 के इलेक्शंस में। और उन्होंने अनाउंस कर दिया था, एक तरह से दिखा दिया था कि वो एक ऐसी फोर्स के रूप में, वो एक ऐसी शक्ति के रूप में अराइव हुए हैं जिन्हें रेकन करना पड़ेगा, जिनको समझना पड़ेगा, जिनको स्वीकारना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इन संडेज इलेक्शंस, और संडे के इलेक्शंस में इट एमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। सी 2019 में स्थापित हुई पार्टी वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, विद 18% वोट्स। अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि दो पार्टीज 29% ईच बांट रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी यही है, चेगा पार्टी। चेगा's head Andry Ventura had said, "The vote is a victory for the right wing, right of center and far right and conservative parties have won 52% votes among themselves." ध्यान दीजिएगा, चेगा पार्टी के हेड ने, एंड्री वेंटूरा ने कहा ऐसा कि ये वोट जो है, ये जो जनादेश है, वह एक जीत है राइट विंग की, क्योंकि राइट विंग वाले जितने भी पार्टीज़ हैं उन लोगों ने मिलकर 52% वोट हासिल किया है। एंड हैड एक्सप्रेस्ड, और उन्होंने ऐसा दिखाया, ऐसा बताया, एंड इंटरेस्ट इन जॉइनिंग कोalition टॉक्स, और उन्होंने ये इंटरेस्ट दिखाया कि वो लोग अब ये जो राइट विंग वाली पार्टीज़ हैं इनके साथ कोalition करना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं। आप ये गठबंधन वर्ड से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे। हमारे देश में भी जब सरकार को बहुमत नहीं होता है तो वो सरकार गठबंधन करके, कोalition करके एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो गठबंधन को लेकर जो टॉक्स होंगी उसमें भाग लेने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं। बट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज लीडर लुइस मोंटेनेग्रो हैज़ रूल्ड आउट एनी टाई अप विद चेगा। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं लुइस मोंटेनेग्रो, उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया है कि कोई टाई अप नहीं हम कर रहे हैं चेगा के साथ, कोई हम समझौता नहीं कर रहे हैं चेगा पार्टी के साथ। एज द सोशलिस्ट हैव ऑलरेडी कंसीडेड द इलेक्शंस, he is likely to form a minority government।
जैसा कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऑलरेडी इलेक्शंस में जीत हासिल की है, तो हम एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, एक अल्पसंख्यक गवर्नमेंट, एक कम शक्ति वाली गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, ऐसा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेड बाय Goan origin Prime Minister Antonio Costa collapsed last year amid investigations into government's handling of the mining and hydrocarbon projects. सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो था, जिसकी अगुवाई, जिसके प्रधानमंत्री गोवा से जन्म लिए हुए, गोवन ऑरिजिन का मतलब हुआ, आपसे मैंने पहले भी कहा ना कि गोवा पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था 1961 तक, तो गोवा के जन्म लिए हुए, गोवा से ऑरिजिन लिए हुए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के द्वारा लीड किया जाता था। वह गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया, यानी गिर गई, वो सरकार गिर गई, ठीक है, सरकार यानी बिखर गई लास्ट ईयर, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ इस गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने हैंडलिंग में गलती की है। किस हैंडलिंग में? माइनिंग यानी खनिज खदानों की खुदाई में और हाइड्रोकार्बन के प्रोजेक्ट्स में, इसको हैंडल करने में कोई गलती की इन लोगों ने, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो आरोप के कारण सरकार गिर गई थी। After the police raided government offices, including the office of Mr. Costa's Chief of Staff and the Ministries of Environment and Infrastructure, Mr. Costa, an elderly statesman of European left, announced his resignation, saying the probe has incompatible with his official duties. देखिए कितनी अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है वहाँ पे। जब पुलिस ने रेड किया, रेड करने का मतलब जांच किया जा करके, ठीक है, छापा मारा गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ठीक है, किनके गवर्नमेंट ऑफिसेज में? ये जो एंटोनियो कोस्टा थे उनके चीफ ऑफ स्टाफ के ऑफिस में भी, और एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्री के ऑफिस में भी छापेमारी की गई। इस स्थिति में मिस्टर कोस्टा, जो एक एल्डरली, जो एक काफ़ी एक्सपीरियंस स्टेट्समैन है, स्टेट्समैन का मतलब होता है जो किसी देश या किसी राज्य को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। जो सीनियर्स डिप्लोमेट्स या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें स्टेट्समैन कहा जाता है। तो मिस्टर कोस्टा एक एल्डरली स्टेट्समैन ने, जो यूरोप के बहुत ही बड़े स्टेट्समैन हैं, उन्होंने छोड़ दिया, अनाउंस कर दिया कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं अपने पद से, अपने प्रधानमंत्री के पद से, ये कहते हुए कि जो जांच है, प्रोब का मतलब होता है जांच, ये जो जांच है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इनकम्पैटिबल हो जाएगी, बिना वजह की हो जाएगी, वो सही से नहीं हो पाएगी अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे रहेंगे तो। यानी इनका कहने का मतलब था कि मैं प्रधानमंत्री के पद पे रहूं और मेरे ही खिलाफ मेरी पुलिस जांच करती रहे, तो मेरी पुलिस स्वतंत्रता से जांच नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्कैंडल हैड tarnished the socialists, but the party that made gains out of it was the anti-establishment Chega, whose rise blunted as the social democrats had in the early stage of the campaign. ध्यान दीजिएगा, ये जो स्कैंडल हुआ, ये जो सारा प्रकरण था, इसने ना सोशलिस्ट के छवि को टार्निश किया, खराब किया। बट द पार्टी दैट मेड गेन्स, लेकिन जिस पार्टी ने फ़ायदा उठाया, गेन किया, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट चेगा पार्टी थी, जो कि बहुत नई स्थापित हुई थी, जिसका राइज ब्लंट कर दिया, कुंद कर दिया, कमज़ोर कर दिया सोशल डेमोक्रेट्स के राइज को, सोशल डेमोक्रेट्स की बढ़ोतरी को। सोशल डेमोक्रेट्स जो आगे बढ़ रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, उनको रोक दिया, जो कि कैंपेन के अर्ली स्टेजेस में वो आगे थे। गोइंग फॉरवर्ड इट विल नॉट बी ईजी फॉर मिस्टर मोंटेनेग्रो। आगे अगर देखें, आगे बढ़ते हुए ये इजी नहीं होने वाला है मिस्टर मोंटेनेग्रो के लिए, यानी सरकार बनाना आसान नहीं होने वाला है। इफ़ ही स्टिक्स टू हिज वर्ड ऑफ नॉट अलाइनिंग विद चेगा एंड फॉर्म्स ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ही विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टीज टू पास लेजिस्लेशन। अगर वो अपनी बात पे टिके रहते हैं, जैसा कि अभी कुछ ही पैराग्राफों पर पहले हम लोगों ने पढ़ा था,
हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि उन्होंने मना किया है कि हम कोई टाई अप नहीं करेंगे चेगा के साथ। मोंटेनेग्रो ने ये रूल आउट किया था कि हम कोई टाई अप नहीं करेंगे चेगा के साथ, है ना। अगर वो अपनी बात पे टिके रहते हैं, ठीक है, स्टिक टू हिज वर्ड, यानी अपनी बात पे टिके रहते हैं, ही विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर पार्टीज टू पास लेजिस्लेशन। तो अब उन्हें दूसरी पार्टीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा किसी भी कानून को पास कराने के लिए, ओके, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। मिस्टर कोस्टाज लीडरशिप ड्यूरिंग कोविड-19 earned him praise and the economy grew faster than the EU average, but other structural economic problems persisted. मिस्टर कोस्टा की लीडरशिप की काफ़ी तारीफ हुई थी जब कोविड-19 ने धावा बोला था पूरे दुनिया में। उनकी इकॉनमी यानी पुर्तगाल की जो इकॉनमी है, पुर्तगाल की इकॉनमी है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो की थी, ग्रो फास्टर देन EU एवरेज। EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का एक संगठन है, ठीक है, नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखिएगा आप कि वो सैन्य संगठन नहीं है। तो EU के एवरेज से, हाँ एक और चीज़, EU की ही मुद्रा यूरो है, यूरो यूरोपियन यूनियन नहीं दिया है। तो ये EU का जो एवरेज ग्रोथ था उससे ज़्यादा ग्रोथ करके दिखाया था मिस्टर कोस्टा के लीडरशिप में पुर्तगाल में। बट अदर स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स परसिस्टेड, लेकिन बाकी स्ट्रक्चरल जो रणनीतिक जो कि संरचनात्मक आर्थिक प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वहाँ की इकॉनमी की जो प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी परसिस्ट करती हैं। भले ही पुर्तगाल ने काफ़ी बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया हो। द कंट्रीज ग्रैपलिंग विद परसिस्टेंट लो वेजेस एंड हायर इन्फ्लेशन, कंट्री लगातार स्ट्रगल कर रहा है लो वेजेस से। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वहाँ मतलब मजदूरी या यूँ कहूँ सैलरी काफ़ी कम है, और हायर इन्फ्लेशन उस देश में काफ़ी है, इससे वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड हाउसिंग प्राइसेस हैव डबल्ड इन लेस देन अ डिकेड, और हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वह दोगुनी हो गई हैं 10 साल के अंदर। पुर्तगाल हैज़ ऑल्सो सीन प्रोटेस्ट्स ओवर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर के स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण कई जगहों पे प्रोटेस्ट देखा जा रहा है पुर्तगाल में, ओके, यानी ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वहाँ चल रही हैं। The new prime minister will have to address these challenges and offer a transparent, corruption-free administration while keeping the far right, which is accused of xenophobia, racism at bay. न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्हें एड्रेस करना होगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी प्रधानमंत्री ये बनेंगे उन्हें ये एड्रेस करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा इन चैलेंजेस को, और ऑफर करना पड़ेगा एक ट्रांसपेरेंट, एक स्पष्ट, साफ सुथरा, करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सरकार, एक स्पष्ट करप्शन फ्री सरकार सामने लानी होगी जो कि फार राइट को रखते हुए, फार राइट के साथ काम करते हुए आगे बढ़ सके, उस फार राइट को जिन्हें जेनोफोबिया और रेसिज्म के लिए जाना जाता है, उस फार राइट को एट बाय रख सकें, यानी किनारे रख सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि नए प्राइम मिनिस्टर को ये भी डील करना पड़ेगा कि वो फार राइट की जो बुरी इंटेंशंस हैं, यानी रेसिज्म करना, यानी नस्लवाद करना, जेनोफोबिया करना, एक दूसरे के प्रति डर पैदा करना, इन चीज़ों से कैसे अपने देश को बचा के रख पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है नए प्रधानमंत्री के लिए। आशा करता हूँ आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। पुर्तगाल के बारे में, पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था या खास करके राजनीतिक स्थिति के बारे में आप सभी ने काफ़ी बेहतर समझ विकसित की होगी। अब कुछ वोकैबुलरीज आपके लिए हैं, इन्हें समझिए, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आप इसे नोट कीजिएगा, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एमिग्रेशन का मतलब होता है अप्रवास। जब बाहर से कोई देश हमारे देश में आता है तो उसे एमिग्रेशन कहते हैं, उस क्रिया को, और आने वाले व्यक्ति को एमिग्रेंट कहते हैं। कोएलिशन, जैसा कि मैंने कहा, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। जब दो पार्टीज़ किसी देश में सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, टाई अप करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कोएलिशन। दो कंपनी साथ में मिलकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसे कोएलिशन कहते हैं। कंसीड का मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। इनकम्पैटिबल यानी असंगत,
इनकम्पैटिबल मतलब होता है जो कंपैटिबल ना हो, जो सेट ना हो, अनसेट चीज़ जिसे कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ सेटल ना हो पाए, उसे अनकम्पैटिबल कहते हैं। परसिस्ट करने का मतलब होता है कायम रहना, परसिस्टेंस। बहुत बड़ा एक ट्रेट होता है, एक खासियत होती है मनुष्य की कि हम परसिस्टेंट अगर किसी चीज़ के साथ रह सकें, लगातार लगे रहना, किसी चीज़ पे कायम रहना परसिस्टेंट कहलाता है। तो ये था आज का एडिटोरियल सेशन। आशा करता हूँ आप सभी ने इसे पसंद किया होगा। धीरे धीरे इस चैनल पे सभी तरह की क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।